दोस्तों, इस सब्जेक्ट पर आपकी नज़र से बहुत सी किताबें गुजरी होंगी कि ये कायनात कैसे बनी और इंसान में शऊर कब और कैसे आया। लेकिन इस वीडियो में जिस किताब का हम जिक्र करेंगे उसमें यूनिवर्स बनने और ज़मीन पर ज़िंदगी शुरू होने के बारे में थ्योरीज रटे रटाए अंदाज में आपको नहीं मिलती, बल्कि किताब के ऑथर ने इन थ्योरीज पर बहुत इंटरेस्टिंग सवाल भी उठाए हैं कि इन वाक़यात के बारे में हमें जो कुछ बताया जाता है वो यकीन करने के काबिल भी है या नहीं। चाहे वो बिग बैंग थ्योरी हो, स्टार्स की रेड शिफ्ट हो, या फिर ये सवाल कि बेजान केमिकल्स अरबों साल पहले कैसे जिंदा खुलियों में तब्दील हुए। दोस्तों, ये किताब है जॉन हैंड्स की कॉस्मोसेपियंस। तो आइए इस किताब का इन डेप्थ जायजा लेते हैं और बात करते हैं कि कछुए और अंडे का कायनात बनने के साथ क्या कनेक्शन है। इस दुनिया में करोड़ों मखलूकें हैं, लेकिन इंसान इन सब से मुनफरिद कैसे है। और 10,000 साल गुजर गए, लेकिन कदीम फार्मिंग कम्युनिटीज़ के कौन से नज़रिए आज भी हमें मुतासिर कर रहे हैं और कैसे। तो फिर देखते रहें माइंडेटरी। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कायनात कैसे बनी और इंसान इस दुनिया में कैसे आया, तो आप क्या जवाब देंगे? आमतौर पर लोग उन्हीं बातों और अकीदों को सच मानते हैं जो इन्हें इनके कल्चर ने सिखाई हो। मसलन ईसाई बाइबल को सच मानते हैं और हम मुसलमान कुरान को। ये नज़रिए और अकीदे कई सदियों में वजूद में आए हैं और इन्होंने अपने अपने अंदाज में कायनात, ज़मीन और इंसान के शुरू होने की गुत्थी सुलझाने की कोशिश भी की है। दोस्तों, ज़्यादातर नज़रिए एक ऐसे माहौल की बात करते हैं जिसमें इंतशार ही इंतशार था, यानी एक बहुत बड़ी टूट फूट हुई जिससे कायनात बनी थी। इन नज़रियों में पानी का जिक्र भी है कि इस पानी से निकलकर खुदा ने कायनात बनाई थी। जैसे एशिया में इस हवाले से जो नज़रिए मिलते हैं, इनमें मुख्तलिफ जानवरों का जिक्र भी है कि जिनकी वजह से कायनात और ज़मीन वजूद में आए। जैसे कहा जाता है कि कायनात बनने से पहले हर तरफ पानी ही पानी था, आसमान था न ज़मीन, बस एक अजीमुशान समंदर था। फिर एक कछुए ने इन पानियों में डुबकी लगाई और समंदर की गहराइयों से ज़मीन का एक टुकड़ा निकाल कर लाया, और यही टुकड़ा फैलता गया और वो ज़मीन बन गया जिस पर आज हम आबाद हैं। ऐसा ही कुछ हमें मिस्री कहानी हीलियोपोलिस में भी मिलता है, जिसे दुनिया की कदीम तरीन क्रिएशन स्टोरी कहते हैं। इस कहानी के मुताबिक नू नामी अजीमुशान पानी से खुदा आतम पैदा हुआ, फिर इसके बीच से ये सारी दुनिया वजूद में आई। दोस्तों, हिंदुस्तान, यूरोप और पैसिफिक में अंडे को भी तमाम मखलूकात का ओरिजिन समझा जाता है। इन अकीदों और नज़रियों में बहुत कम ऐसे हैं जिनमें कायनात को अदम से वजूद में लाने की बात की गई हो, यानी पहले कुछ नहीं था और फिर सब कुछ बना। लेकिन आज साइंस ऐसे ही एक नज़रिए को क्रिएशन स्टोरी के तौर पर पेश कर रही है। इस नज़रिए को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इसके मुताबिक खला, टाइम, एनर्जी और मादे समेत हर एक चीज़ एक ही नुक्ते के फट जाने से वजूद में आई थी। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ये वाक़या 13.7 यानी 3.25 अरब साल पहले हुआ था, जिसके बाद हर चीज़ ठंडी होती चली गई और करोड़ों साल में आहिस्ता आहिस्ता उस शक्ल में पहुंची जिसे आज हम ज़मीन कहते हैं। साइंसदानों को इस अवलीन धमाके के नतीजे में मुसलसल फैलती हुई कायनात के सबूत भी मिले हैं, जिसे दी रेड शिफ्ट कहते हैं। 1929 में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने दरियाफ्त किया था कि जब रोशनी का कोई सोर्स, जैसे कोई कहकशां, किसी ऑब्जर्वर से दूर जाती है तो इसका रंग सुर्ख होता है। साइंसदानों का कहना है कि सितारों सैयारों का मुशाहिदा करते हुए उन्हें ऐसा ही नजर आता है, जिसका मतलब है कि सितारे और सैयारे अब भी हमसे दूर जा रहे हैं, यानी कायनात बिग बैंग के नतीजे में अब भी फैल रही है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी में अभी भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिलते। ऐसे सवाल कौन से हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो कायनात की तख्लीक का बिग बैंग मॉडल 1920 से चल रहा है, लेकिन अब भी चंद ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इस थ्योरी के पास भी नहीं है। मिसाल के तौर पर रेड शिफ्ट। एस्ट्रोनॉमर्स के ख्याल में सितारों की रेड शिफ्ट सिर्फ फैलती हुई यूनिवर्स की वजह से नहीं है, इसके कई और रीज़न भी हो सकते हैं। जैसे स्पेस में मौजूद डस्ट और गैसेस की वजह से भी हमें सितारों से निकलने वाली रोशनी सुर्ख नज़र आ सकती है।
یا बहुत ज़्यादा कशिश शकल यानी ग्रेविटी वाली सरफेस से निकलते हुए भी रोशनी का रंग सुर्ख हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि कायनात नहीं फैल रही? शायद अभी हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। बिग बैंग थ्योरी का दूसरा मसला इसका बुनियादी मफरूज़ा है, और वो मफरूज़ा ये है कि कायनात 1/10 की पावर 35 सेकंड यानी 1/10 पावर 35 सेकंड में फैली। आसान लफ्ज़ों में बोलें तो 1 के आगे 35 ज़ीरो लगाएं और फिर उसे 1 सेकंड के 10वें हिस्से पर तकसीम करें, यानी 1 करोड़ खरब पर तकसीम करें, और इसका जो जवाब आएगा इतने वक्त में बिग बैंग हुआ था। यानी इतना छोटा सा लम्हा जिसे इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं, इशारिया में बोलें तो बिग बैंग 0.000003501 सेकंड में हुआ। इसका मतलब है जिस नुक्ते से ये सारी कायनात फैली थी वो भी इसी हिसाब से छोटा था, जिसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि 1 सेंटीमीटर के नुक्ते के 10वें हिस्से को 10 लाख खरब पर तकसीम करें, यानी 1 के आगे 33 सिफर लगाएं। इशारिया में बोलें तो पॉइंट के बाद 33 ज़ीरो और फिर 1, यानी इतना छोटा नुक्ता कि आंख से देखना तो क्या उसे तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये नुक्ता 0.1 सेकंड के 1 करोड़ खरबवें हिस्से में आज की नजर आने वाली कायनात से भी ज्यादा एक्सपैंड हुआ। कायनात के इतने बड़े और तसव्वुर से ज्यादा हद तक फैलने का मतलब है कि सब कुछ लाइट की स्पीड से भी तेजी से फैला होगा, और ये मफरूज़ा आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के खिलाफ है कि कुछ भी लाइट की स्पीड से तेज सफर नहीं कर सकता। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी इस सवाल का जवाब नहीं देती कि मादा और एनर्जी कहां से आए थे। इस सवाल के 2 हिस्से हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि कायनात में मादे और एनर्जी की मिकदार बराबर होनी चाहिए, और दूसरा 19वीं सदी के फिजिस्ट जेम्स जाउल का एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ख़त्म की जा सकती है। इसका मतलब है कि कायनात में एनर्जी की मिकदार वही है जो इसकी तख्लीक के वक्त थी, लेकिन बिग बैंग थ्योरी कहती है कि कायनात अदम से वजूद में आई, यानी उस वक्त जब कायनात बनी एनर्जी की मिकदार 0 थी। यानी ये मफरूज़ा जेम्स जाउल के असूल के खिलाफ है। दोस्तों, आपने देखा कि कायनात की शुरुआत के बारे में हमारी अब तक की सबसे जदीद थ्योरी भी नामुकम्मल है, और हम अब भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, और ये सिलसिला आइंदा भी चलता रहेगा। तो आइए अब बात करते हैं कि ज़मीन पर ज़िंदगी शुरू होने के नज़रियों के बारे में, क्योंकि सवालिया निशान तो उन पर भी हैं। तो फिर देखते रहें माइंडेटरी। यूनिवर्स और इंसान के ओरिजिन की बात हो तो ये सवाल भी उठता है कि क्या ज़मीन के अलावा कहीं और भी ज़िंदगी मौजूद है। इस सवाल की बुनियाद ये नज़रिया है कि ज़मीन पर ज़िंदगी किसी दूसरे सैयारे या सितारे से यहाँ पहुँची थी। तो क्या उस सितारे या सैयारे पर ज़िंदगी मौजूद थी? लेकिन साइंसदान तो कहते हैं कि किसी माहौल में ज़िंदगी के लिए 6 शर्तें लाजमी हैं, और ये शर्तें सिर्फ ज़मीन पर पूरी होती हैं। वो 6 शर्तें हैं कि वो एलिमेंट्स जिनसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सैयारे का साइज़ और हुजम, उस सैयारे का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर, सैयारे के पास एनर्जी का सोर्स होना भी ज़रूरी है, जैसा कि ज़मीन सूरज से रोशनी और गर्मी लेती है। इसके सूटेबल दर्जा हरारत से ही ज़मीन पर ज़िंदगी को जन्म देना और कायम रखना मुमकिन है। सैयारे को नुकसानदेह अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाने के लिए एटमॉस्फेयर भी चाहिए, जैसे ज़मीन के गिर्द ओजोन की लेयर इसे सूरज के नुकसानदेह रेज से बचाती है। और छठी शर्त है कि ये सब हालात कम अज़ कम इतने अरसे तक मुस्तहकम रहें कि खुलिये पैदा हों और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन सकें। दोस्तों, ये 6 की 6 शर्तें अब तक सिर्फ ज़मीन पर ही पूरी हुई हैं, लेकिन जब गलीलियो ने बताया कि कायनात का असल मरकज़ ज़मीन नहीं सूरज है और ज़मीन के अलावा कई और सैयारे भी इसके गिर्द घूम रहे हैं, तो ये सोच पैदा हुई कि अगर ज़मीन भी बहुत से सैयारों जैसा ही एक सैयारा है तो हो सकता है कि किसी और सैयारे पर कोई दूसरी मखलूक भी आबाद हो। लेकिन अब साइंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पूरी कायनात में ऐसी बहुत कम जगह हैं जहां ज़मीन जैसे हालात हों। तो क्या फिर एलियन लाइफ की तलाश बेकार एक्सरसाइज है? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इम्कान ऐसा ही है।
इसके साथ जॉन हैंड्स अपनी किताब में जानदार और बेजान चीज़ों के फ़र्क पर भी सवाल उठाते हैं। हम अभी तक यही समझते हैं कि जानदारों में 6 खूबियाँ होती हैं। रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसे बच्चे पैदा करना, वक्त के साथ बदलना, सेंसेस रखना, इन जानदारों के अंदर मेटाबॉलिज्म होना, ऑर्गेनाइजेशन और इन जानदारों का कॉम्प्लेक्स फिजिकल स्ट्रक्चर। और इन्हीं खूबियों की बुनियाद पर जानदार और बेजान में फ़र्क किया जाता है। लेकिन जॉन हैंड्स एक ब्रिटिश साइंस राइटर फिलिप बॉल का हवाला देकर कहते हैं कि एक चीज़ है जो ये फ़र्क गलत साबित करती है। वायरस रिप्रोड्यूस करते हैं, इनमें इर्तिका भी होता है और इनकी जिस्मानी साख्त पेचीदा और ऑर्गेनाइज्ड भी है, लेकिन किसी जानदार खुलिये से बाहर इनकी कोई ज़िंदगी नहीं। ये इनएक्टिव रहते हैं और जल्द ही मर जाते हैं। इनमें ज़िंदगी तब ही आती है जब ये किसी होस्ट सेल में चले जाएं, जहां ये उसका मेटाबॉलिक सिस्टम हाईजैक कर लेते हैं और फिर इनमें इर्तिका भी होता है और ये मल्टीप्लाई भी होते हैं, लेकिन होस्ट सेल से बाहर नहीं। तो फिर वायरस जानदार हैं या बेजान? जॉन हैंड्स ये सवाल भी उठाते हैं कि साइंस अब तक ये भी वाज़े नहीं कर सकी कि ज़मीन पर ज़िंदगी वजूद में कैसे आई। अब तक की तहकीक कहती है कि ज़मीन पर ज़िंदगी 3.5 अरब साल पहले शुरू हुई, यानी ये वो लम्हा था जब ज़मीन पर सबसे पहला सिंगल सेल वजूद में आया, जिसे हम लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर यानी लूका कहते हैं। इस बारे में सबसे मकबूल थ्योरी प्राइमोर्डियल सूप की है। ये थ्योरी कहती है कि ज़मीन पर मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स इकट्ठे हुए, उन्होंने सूरज से एनर्जी ली और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आहिस्ता आहिस्ता एक नए मॉलिक्यूल की शक्ल इख्तियार कर गए, जो अपने जैसे और मॉलिक्यूल पैदा कर सकता था, और इस तरह ज़मीन पर लाइफ का साइकिल शुरू हुआ। इस थ्योरी के बावजूद साइंसदान यकीन से नहीं कह सकते कि एक सिंगल सेल खुलिया उस प्राइमोर्डियल सूप से कैसे वजूद में आ सकता है, यानी बेजान एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स कैसे जिंदा खुलियों में बदले। आगे चलें तो जॉन हैंड्स एवोल्यूशन पर भी सवाल उठाते हैं। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक मखलूकात में नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होता है। इस एवोल्यूशन में वही खुलिये या मखलूक बचती है जो सबसे मजबूत हो। इसी वजह से उन्हें जोड़ा बनाने के लिए मुखालिफ सिन्फ में ज़्यादा चांस मिलता है और वो अपनी खूबियाँ अगली नस्ल में पहुँचाते रहते हैं। इस तरह ये साइकिल मुसलसल चलता रहता है और जानदारों में जेनेटिक तब्दीलियों से नई खूबियाँ बनती रहती हैं। एवोल्यूशन के हक में बहुत से सबूत भी दिए जाते हैं, लेकिन जॉन हैंड्स कहते हैं कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इर्तिका नहीं हुआ, बल्कि इसकी और भी कई वजह हो सकती है। मिसाल के तौर पर साइंसदान कहते हैं कि स्ट्रेस और डाइट जैसे माहौलियाती फैक्टर्स की वजह से भी जानवरों और इंसानों में कई तब्दीलियां आती हैं, और इनके जीन्स में तब्दीलियों के बगैर भी ये चेंजेस अगली नस्ल में मुंतकिल हो रहे हैं। मसलन चीन में 1959 से 1961 के दौरान आने वाले कहत के दौरान हामला होने वाली औरतों के बच्चों पर एक तहकीक की गई। उस तहकीक से पता चला कि इन बच्चों में मोटापे और शुगर जैसी बीमारियों का खतरा ज़्यादा था, यानी उनकी माँओं के जीन्स में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन फिर भी कहत ने बच्चों की सेहत को मुतासिर किया। दोस्तों, जॉन हैंड्स के ख्याल में ऐसी स्टडीज साबित करती हैं कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन से ही मुमकिन नहीं, इसकी और भी कई वजह हो सकती हैं। दोस्तों, इंसान और दूसरे जानवरों में क्या फ़र्क है? इंसान 2 पैरों पर चल सकता है, आर्ट क्रिएट कर सकता है और शऊर रखता है, इसीलिए हम खुद को जानवरों से बेहतर समझते हैं। लेकिन जॉन हैंड्स सवाल उठाते हैं कि शऊर तो जानवरों में भी है। शऊर का मतलब है अपनी ज़ात का इल्म होना, अपने माहौल, दूसरे जानदारों की मौजूदगी जानने और उनके मुताबिक रिएक्ट करने की सलाहियत रखना, और ये सब काम जानवर भी करते हैं। लेकिन जो चीज़ जानवरों में नहीं है वो है रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी शऊर रखने का शऊर होना। इस सलाहियत का सबसे आम इजहार है सवाल करना, जैसे कि हम कौन हैं, हम ज़मीन पर कहाँ से आए हैं, यानी हम अपने वजूद पर, अपने होने पर सवाल उठाते हैं। ये खूबी किसी दूसरे जानदार में अब तक नहीं देखी गई। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इंसान ने मुख्तलिफ इल्म और सिस्टम बनाए, जैसे कि मज़हब, फ़िलॉसफी और साइंस वगैरह। इंसानों और जानवरों में एक और बुनियादी फ़र्क है सीखने के तरीके का।
مثال کے طور پر پرائمیٹس اپنے ماں باپ کی نقل کر کے سیکھتے ہیں، لیکن انسان پہلے 5 یا 6 سال کے بعد اسکول، کالج، یونیورسٹی اور کتابوں کے علاوہ کئی 100 طریقوں سے سیکھتا ہے۔ اور پھر انسان زندہ رہنے کے ہنروں کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کے لیے کیوریس رہتا ہے، جیسے سائنس، آرٹس، فلسفی، اور یہی سب خوبیاں ہمیں دوسرے جانوروں سے علیحدہ کرتی ہیں۔ تو کتاب کے آخر میں جان ہینڈز سوال اٹھاتے ہیں انسان کے شعوری ارتقاء پر اور کہتے ہیں کہ شعور کا سفر 2.5 ملین سالوں میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ چٹکی بجی اور انسان آج کے انسان جتنا عقل مند اور سمارٹ ہو گیا۔ جان ہینڈز کہتے ہیں کہ شروع میں انسان پر سروائیول انسٹنکٹ حاوی تھی، یعنی اس وقت ہمیں ہر حال میں زندہ رہنا تھا۔ ماحول ہمارے خلاف تھا، اس لیے ہم نے صرف زندہ رہنے کے ہنر ہی سیکھے۔ فلسفے اور مذہب جیسی گہری باتوں کا ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کی مثال آپ ایک بچے سے لے سکتے ہیں، جیسے اسے صرف کھانا چاہیے، نہیں ملے گا تو روئے گا، بلکے گا، آسمان سر پر اٹھا لے گا، کیونکہ اس پر سروائیول انسٹنکٹ حاوی ہے۔ اور پھر جب زمین پر انسان کے پاؤں جم گئے تو آیا پرائمیول تھنکنگ کا دور۔ یہ بات ہے کچھ 10,000 سال پہلے کی۔ انسان کو اس وقت بھی سروائیو کرنے کی فکر تھی، اس لیے سب کچھ توہم پرستی پر چلتا تھا۔ پرائمیول تھنکنگ والے خانہ بدوش شکاری جتھوں نے آبادیاں بنا کر رہنا شروع کیا تو فارمنگ کمیونٹیز بنی۔ ان کمیونٹیز میں لکھنے کا فن ایجاد ہوا، عقیدوں کی بنیاد پڑی، مذہب کی ابتدائی شکل سامنے آئی، کیونکہ اس وقت انسان قدرت کے کاموں یعنی نیچرل فینومینا کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے ہر کام خدا کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا۔ اور یہی وہ نظریے ہیں جو آج بھی ہماری زندگیوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ جان ہینڈز کے مطابق شعور کے ارتقاء کا دوسرا مرحلہ تقریباً 3,000 سال پہلے فلسفیانہ سوچ سے شروع ہوا۔ توہم پرستی کو چھوڑ کر انسان منطقی سوچنے لگا۔ سروائیول کی فکر ختم ہوئی تو انسان نے دنیا کا نظام سمجھنے کی طرف دھیان دیا اور اس سے فلسفے کا مضمون وجود میں آیا۔ اس کی سب سے پرانی مثال ہندو مذہب کی کتاب اپنشد ہے، جس میں ہندو مذہب کے پیچھے فلسفیانہ سوچ بیان کی گئی ہے۔ 500 سال پہلے انسانی فکر کے ارتقاء کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا جب انسان نے سائنسی انداز میں سوچنا شروع کیا۔ فلسفیانہ مفروضوں یا الہام کی بجائے سائنسی تجزیے کو علم کی بنیاد بنایا گیا۔ قدرتی واقعات کو سمجھنے کے لیے ایسے طریقے بنائے گئے جنہیں آبجیکٹیولی ناپا اور پرکھا جا سکے، جنہیں تجربوں سے صحیح یا غلط ثابت کیا جا سکے۔ اور آج انسان کے شعوری ارتقاء کا یہ سفر کئی منزلیں طے کر کے ایک دلچسپ سٹیج پر پہنچ چکا ہے اور پہلے سے بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ دوستو، یہ تھا جان ہینڈز کی کتاب کاسمو سیپینز کا ان ڈیپتھ ریویو۔ آپ کو یہ ریویو کیسا لگا؟ کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے مائنڈیٹری ضرور سبسکرائب